चलो देखते हैं। लास्ट में अपन ये क्लीवेज पढ़ रहे थे। अपन ने जस्ट स्टार्ट किया था जीओसी। जीओसी में पहले रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और फिर प्रोडक्ट बनता है। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, एक तो ये डिस्कस कर रहे थे। और किसी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। अभी इसके बाद अपन पढ़ रहे थे बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग यहां दो टाइप की होती है, एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक से क्या बनता है, कार्बन रेडिकल बनता है। और हेट्रोलाइटिक, अच्छा ये होमोलाइटिक की कंडीशन है, वही हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और अटैकिंग रिएजेंट भी कैसा होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए, इस तरह से। इसके बाद में हेट्रोलाइटिक, इसमें एक बना कार्बोकेटायन, एक बना कार्ब एनायन। तो ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, तो आप लिखें इसके बाद में नेक्स्ट, कंडीशन फॉर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज लिखो। कंडीशन फॉर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए तो हमेशा अपने को टेम्परेचर हाई ही चाहिए होता है। तो चाहे होमोलाइटिक हो चाहे हेट्रोलाइटिक हो, टेम्परेचर तो अपन को हाई ही चाहिए। तो इसमें पहली कंडीशन तो हो जाएगी हाई टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। है ना, पोलर सॉल्वेंट जैसे लाइक वाटर, एल्कोहल, एसीटोन, जिनके बॉन्ड में पोलैरिटी हो। थर्ड, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो आयनिक नेचर की होती है, एसिड बेस रिएक्शन। फोर्थ, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज आयन, अटैकिंग रिएजेंट इज आयन। आयन मतलब चार्ज स्पीसीज। तो जब रेडिकल अटैक करेगा तो रेडिकल मैकेनिज्म, और जब चार्ज अटैक करेगा तो ये वाला मैकेनिज्म, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब अभी अपन ने जो क्लीवेज पढ़े ना, यहां से कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन से इंटरमीडिएट बने, एक कार्बोकेटायन बना, एक कार्ब एनायन बना, एक कार्बन रेडिकल बना। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन इंटरमीडिएट, डिफरेंट इंटरमीडिएट। इसमें ए है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल।
अब कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं। ये हाइड्रोजन 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 और यहां क्या है, रेडिकल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये क्या हो जाएगा, sp2। ये फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसकी कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। कब फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करता है, जब पड़ोसी की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी तो पड़ोसी की ईएन कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी 1 2 3 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना भाई। अच्छा, इसकी शेप क्या हो जाएगी या ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, sp2 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। नोट कर ले बेटा। अगला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन कार्बन, और यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस ऊपर वाले में एक बात तो रह गई, ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है। कार्बन के पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्या कंप्लीट ऑक्टेट है क्या, 2 2 4 2 6 और एक 7। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम है, 8 से कम है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये लुईस एसिड तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि लोन पेयर तो नहीं ले सकता ये, अरे इसको एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। लुईस एसिड क्या, जो लोन पेयर ले, तो पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो नहीं ले सकता ये। ठीक है, चलो अगला आता है कार्बन, पर ये इलेक्ट्रोफाइल तो है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को और क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है भाई, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग से पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं। हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई आदित्य, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन पे, अच्छा sp2 मतलब इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या है, लुईस एसिड, ठीक है। और लुईस एसिड तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर ले, फाइल का मतलब होता है लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा।
है ना भाई? वो एक फेमस सा किस्सा सुना होगा आपने, नहीं सुना? वो एक विवेकानंद एक बार कहीं गए थे, तो उनसे किसी ने पूछा, मतलब उनके इंसल्ट करने के लिए, कि भाई मेरे पास एक दो बैग है, एक में पैसा है, धन, और एक में बुद्धि, तुम क्या लेना पसंद करोगे? तो विवेकानंद ने कहा भाई पैसे। तो वो कर रहा, मैंने पहले ही कह रहा था नहीं, ये पैसे का लालची है, ठीक है। तो फिर विवेकानंद बोलता नहीं नहीं भाई, जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो वो वही तो लेना चाहेगा। नहीं समझे? तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, है ना? कर ले नोट इतना। अब ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, ये लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव होते हैं। तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो मोर रिएक्टिव है। सभी के बारे में है ये यही बात, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मोर रिएक्टिव। इसमें अगला आ जाएगा सी, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये 3 बॉन्ड बन गए और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? उसके पास क्या है? लोन पेयर। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा उनके पास क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर। तो यहां इसके पास लोन पेयर है। तो अब ये जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा एक लोन पेयर, क्या हो जाएगा? sp3। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा? पिरामिडल। इसका शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल। अच्छा, ये कंपाउंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास देने के लिए पैसा भी हो। तो ऑक्टेट कंप्लीट है और देने के लिए इलेक्ट्रॉन भी है। लोन पेयर जो होता है वो दिया जा सकता है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव किससे लव करता है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव का मतलब क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। तो ये न्यूक्लियस लविंग है, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल। कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लें। इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट। हाँ भाई कीर्ति, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है? चार्ज की वजह से ये स्टेबल कम है। न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट होता है ना, न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट, वो ज्यादा स्टेबल होता है। चार्ज है तो वो तो रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर अगेन वही सेम कहानी, लेस स्टेबल। हालांकि इसे अपन अनस्टेबल तो नहीं बोलेंगे, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव।
आ गई बात समझ में? तो कार्बन रेडिकल, कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन। इसके अलावा दो इंटरमीडिएट और होते हैं। एक होता है कार्बीन। कार्बीन इतना नोट हो गया आपका? कार्बीन क्या होता है? देखो, कार्बन जो है ना, कार्बन, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड हैं। कार्बन एटम हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो ने बॉन्ड बना लिए, बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे ना, तो इसे अपन कार्बन बोलते कैसे हैं? कार्बन एटम विच हैविंग 2 bond pair, 2 bond pair and 2 unpaired electron, 2 unpaired electron। तो ये जो कार्बीन होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। कार्बीन 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। सिंगलेट मतलब कार्बन, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा कार्बन क्या होता है? कार्बन ये होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है। अब एक कार्बन के पास एक तो ये रहा s ऑर्बिटल, 3 ये रहे p ऑर्बिटल, 2s और 2p। तो कार्बन ने दो तो बॉन्ड बना लिए, दो तो बॉन्ड बना लिए, और दो बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4। और एक लोन पेयर बचा है इसके पास, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। दो बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो और एक लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है? कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, और एक ऑर्बिटल कैसा पड़ा है इसके पास? खाली। तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे दूसरे ऑर्बिटल में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 4 में से 2 ने बना लिए बॉन्ड, कितने हो गए? 6। तो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? खाली पड़ा है। जबकि सिंगलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट में ये कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये जो कार्बन है इसने दो तो बॉन्ड बनाए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, वो दोनों एक ऑर्बिटल में ना होकर एक इसमें है और एक इसमें है। मतलब एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे दोनों, दूसरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहे दोनों। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इसमें है और एक इसमें है। समझे क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें यहां अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता भाई भव्य। 2 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर हो गया, दोनों एक साथ है तो लोन पेयर। 2 सिग्मा एक लोन पेयर, ये क्या हो गया? sp2। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस प्लस कुछ है ही नहीं। सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं अपन, क्या काउंट करते हैं? सिग्मा और लोन पेयर।
तो इधर तो मेरे पास में 2 सिग्मा थे, एक लोन पेयर था। तो ये sp2 है, फिर इसके पास 2 सिग्मा ही है केवल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो बताओ अभी भव्य, इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? कोई बताएगा कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा है, क्यों ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाला? नहीं नहीं, अरे भाई सुनो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, हाफ बाउ रूल या n+l रूल। तो पहले तो 2s में गया, फिर इन तीनों की एनर्जी क्या है, आइडेंटिकल है, तो इन्हें बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। और डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड फिल होता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड ने कहा था पहले मैक्सिमम पैरेलल स्पिन में फिल करेंगे, मैक्सिमम पैरेलल स्पिन में पहले अनपेयर्ड फिल करेंगे उन्हें। तो पहले ये 1 2 3 और फिर पेयरिंग हुई, और यहां सेकंड वाले में तो पहले ही क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। फर्स्ट वाले सिंगलेट वाले में तो पहले ही पेयरिंग हो गई, जबकि पहले तो अनपेयर्ड फिल होना चाहिए था हुंड रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला कम स्टेबल है और ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो इस तरह अपन सिंगलेट, मतलब कार्बीन दो तरह की होती है। कार्बीन होती क्या है, कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है या अलग अलग ऑर्बिटल में है, इस बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट, और अगल बगल में है तो ट्रिपलेट। सिंपल, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, ये नोट कर ले बेटा। T2 नहीं हो, which having 2 bond pair and 2 unpaired electrons.
हाँ जी, हो गया बेटा ये। अगला समझते हैं, ये था कार्बीन के बारे में। नेक्स्ट आता है नाइट्रीन। ठीक है, ये कार्बन और नाइट्रीन बहुत ही कम यूज आएंगे, बेसिकली तीन ही इंटरमीडिएट ज्यादा यूज आएंगे, कार्बन रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, पर ये भी एक आध रिएक्शन में तो यूज आएंगे ही आएंगे। अब नाइट्रीन किससे बोलते हैं? नाइट्रोजन एटम जिसके पास एक बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने? 4। एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर हो गया, और बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलेंगे अपन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वही कहानी, अभी जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की तो कहानी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक ही ऑर्बिटल में हो या दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हो। तो अगर इसी बेस पे अपन ने क्या किया, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिंगलेट और ट्रिपलेट। नाइट्रोजन एटम देखो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है 1s2 2s2 2p3, तो ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p के 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया और बॉन्ड बन गया। अभी राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन खुद के, और एक बॉन्ड बना, तो पड़ोसी का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो 1 2 3 4 5। अब 6 यहां आ जाए, 6 यहां आ जाए, तो 6 यहां आ जाएगा मान लो, और ये बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है और एक ऑर्बिटल क्या रह जाए यहां पर? वैकेंट, या क्या हो जाए? नाइट्रोजन के पास एक तो बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर हो गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ये अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए। यहां तो क्या कौन सा वाला केस है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं, और अगर यहां अलग अलग में आ जाएं, ठीक है, इस तरह से। तो ये केस है एक बॉन्ड, एक लोन पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट, अगल बगल में है तो ट्रिपलेट। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हुंड के अकॉर्डिंग पहले अनपेयर्ड फिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? लेस स्टेबल, और वो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। नोट कर ले बेटा।
हो गया इतना नोट। ये इंटरमीडिएट जो है ये क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो क्या करना होगा, इन्हें स्टेबल करना होगा। और इन्हीं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की स्टडी के लिए अपन क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। स्टेबिलिटी, नोट करें इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट is explained by following electronic effect, by following electronic effect। कौन कौन से इफेक्ट है, ए पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसी में अपन क्या स्टडी करेंगे, रेजोनेंस। सी है हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बस इन्हीं में अपने को टाइम लगेगा, है ना। और हाइपर ये पहले वाले दोनों इफेक्ट आपके टेस्ट में आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। कोशिश करेंगे टेस्ट तक ये पूरे हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इनमें। तो पहला लिखो आप, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो फिर आपने बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा, वो दो तरह का होता है। अच्छा, बॉन्ड क्लीवेज से फिर इंटरमीडिएट बने, तो फिर आपने उन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा। अब आप क्या पढ़ रहे हो, उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग फैक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट, हाँ जी। देखो आई इफेक्ट क्या है समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये कार्बन चेन है, और यहां पर अपन क्लोरीन एटम लगा रखा है, ढंग से देखो सामने बिल्कुल। तो अब यहां इंडक्टिव इफेक्ट आता क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब इस क्लोरीन की ये मेरे पास क्या है, एक कार्बन चेन, और ये क्या लगा हुआ है, कोई ग्रुप। अगर वो ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिच बना दे, रिच कैसे बनाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देकर। देखो आपको पैसे वाला कैसे बनाएगा, आपको पैसे देकर। तो अगर ये ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर ये ग्रुप कार्बन चेन को भिखारी बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, कैसे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करेगा। जब क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करेगा तो इस इमीडिएट कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर ये क्या करेगा? पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा। फिर ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वहां जा चुका है। अब फिर ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, यस और नो, इस तरह चलता जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास गए, फिर इसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग किया, फिर इस पर पॉजिटिव आया, इसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग किया। तो इस तरह धीरे धीरे, लेकिन वो जो ड्राइविंग फोर्स था ना, उसकी डिस्टेंस देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कार्बन के तो इमीडिएट था क्लोरीन, ड्राइविंग फोर्स कौन दे रहा है? क्लोरीन ने तो दे रहा है ड्राइविंग फोर्स। अरे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कहां से हुआ? क्लोरीन ने तो किया। तो ये वाला कार्बन तो इमीडिएट था, तो यहां से ज्यादा ड्रैग किए। फिर ये वाला कार्बन थोड़ा दूर हो गया तो कम ड्रैग होगा, ये और दूर हो गया तो और भी कम ड्रैग होगा। इस तरह 3-4 कार्बन तक ही लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, 3 या 4 कार्बन तक ही लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये बिल्कुल ऐसा है ना, मतलब जैसे अपन एक लाइन में खड़े हैं, अब एक लाइन में 30-40 लोग खड़े हैं, अब पीछे पीछे वाले ने धक्का मारा, तो जो उसने पुश किया उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आएगा? उसके इमीडिएट पर्सन पर, जो उससे जस्ट अटैच है, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उस पर आया। फिर अब उस पर इफेक्ट आया तो उसने भी हल्का सा आगे धक्का दिया, उसने इंटेंशनली नहीं दिया सेकंड वाले ने, तो पीछे से फोर्स आया इसलिए हल्का सा आगे पास ऑन हुआ, ठीक है, तो थर्ड तक, फिर थर्ड वाला हल्का सा पास ऑन करेगा फोर्थ तक, इस तरह 2-4-5 आदमियों तक की बात है, खत्म हो जाएगा फोर्स, वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा सारी एनर्जी। तो 10 से 12 नंबर पे जो आदमी होगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कुछ ऐसे किसी ने फोर्स लगाया है। समझ आई क्या बात है? तो ये 3-4 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होगा, इसके बाद में एप्लीकेबल नहीं होगा, मेनली 3 कार्बन तक, ठीक है। चलो, तो ये कैसा ग्रुप है? ये क्या कर रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ। तो ये कैसा ग्रुप है भाई? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में हो क्या रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, अच्छा, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, पार्शियल शिफ्टिंग, ठीक है, इस तरह से। तो आप लिखें इसकी डेफिनेशन, लिखो, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ partial shifting of sigma bonded electron towards more electronegative atom, is known as inductive effect, is known as inductive effect। अच्छा, ये होता क्यों है? this effect is due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डिफरेंस। आप चाहो तो इसे डेल्टा EN भी लिख सकते हो।
दिस इफेक्ट इज ड्यू टू EN डिफरेंस या डेल्टा EN। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। भाई ये परमानेंट ही होगा क्योंकि क्लोरीन तो जीवन भर ही रहेगा। जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड है तो इसमें क्लोरीन तो जीवन भर ही रहेगा कार्बन के साथ में, तो उसकी EN तो जीवन भर ही ज्यादा रहेगी। ऐसा थोड़ी क्लोरीन करने नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ले ले पकड़ वापस तेरे ले जा, ऐसा थोड़ी होगा भाई, उसकी EN तो हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is distance dependent। it is distance dependent effect। distance dependent effect and it is applicable up to 3/4 carbon atom। आगे लिखो, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट अपन 0 अज्यूम करते हैं, 0। ठीक है, तो मतलब आई इफेक्ट जो है ना, आई इफेक्ट ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो अब वो एक एग्जांपल लिख लो, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से। यहां लेट सपोज ये क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। क्लोरीन ने इससे ड्रैग किया, इसने आगे वाले से ड्रैग किया, इसने आगे वाले से ड्रैग किया, इसने उसके आगे वाले से ड्रैग किया, बस। डेल पॉजिटिव। अब ये डेल पॉजिटिव आगे वाले कार्बन से ड्रैग करेगा, आगे वाले पर और भी कम डेल आ जाएगा, और भी छोटा छोटा डेल, उसके आगे वाले पर और भी और छोटा छोटा आ जाएगा। और ये कंपाउंड कैसा था, पहले भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर रहेगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज के। तो डेल नेगेटिव किसके बराबर आएगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उन सबके सम के। अब आई इफेक्ट कितने टाइप का होगा, तो ये 2 टाइप का होगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन में डोनेट करेगा। तो लिखो, आई इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। आई इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। ए लिखो, प्लस आई इफेक्ट। ये किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू। इसे बोलते हैं EDG।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप लिखिए इसमें बेटा, ग्रुप ऑब्लिक एटम which donate its electron to carbon chain and make carbon chain electron rich, comma, are known as plus I group, are known as plus I group। हाँ जी, जितने भी एटम ऐसे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो दुखी है अपने नेगेटिव चार्ज से, और वो नेगेटिव चार्ज से दुखी है, तो वो किसी को देना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सेल लगी है भाई, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे और कार्बन चेन को दे देंगे। तो ऑल एनायन, जितने भी एनायन है सारे क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ऑल एनायन। हाँ जी, तो जैसे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छा, इसमें कार्बन नेगेटिव का प्लस आई ज्यादा क्यों हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा? जिसकी ईएन ज्यादा होगी या ईएन कम होगी? जिसकी ईएन कम होगी वही तो ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा ईएन वाला तो विड्रॉ करेगा भाई। तो कार्बन की ईएन इनमें सबसे कम है, समझ आ रही है बात? इसलिए कार्बन ज्यादा डोनेट करेगा। नाइट्रोजन की हल्की सी ज्यादा, इसलिए नाइट्रोजन कम डोनेट करेगा। ऑक्सीजन की ईएन और ज्यादा, पर वो है तो मजबूर बेचारा, नेगेटिव चार्ज है उस पर, दुखी है नेगेटिव चार्ज है, तो देना तो चाहेगा, पर उसकी एक नेचर भी है मोर ईएन वाली, उस वजह से थोड़ा कम दे पाएगा। ये COO माइनस, इस ग्रुप पर भी नेगेटिव चार्ज है तो देना तो चाहेगा, पर क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट कार्बन पर नहीं है। ये क्या करेगा, यहां पर रेजोनेंस करता रहेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा, तो यहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इस वजह से थोड़ा आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। पर याद रखना, नेगेटिव चार्ज है तो ये देना चाहता है, देना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा आगे। इसके बाद में अगला एग्जांपल, CH3 CH3 और CH3। ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देना चाहता है, तो इसका प्लस आई। अब आप देखना, एक मिनट हेलो, सामने देखो, सामने ये इसका मतलब क्या है कि वो कार्बन चेन पीछे है जो यहां से बॉन्डेड है। अरे समझ रहे हो क्या भाई? अब आप देखो, इसमें इस मिथाइल का लगता है, एल्काइल ग्रुप का लगता है प्लस आई, इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई। ओहो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन पे तो पैसा ही पैसा, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और बहुत ज्यादा हो गई तो जिस कार्बन चेन से जुड़ा है पीछे उसको बहुत ज्यादा सप्लाई कर देगा। समझ आ रही है? इधर से पैसा, इधर से भी, इधर से पैसा, पैसा ही पैसा। तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है।
तो 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट अच्छा खासा होता है। इसके बाद में ये आ जाएगा CH, इधर CH3, इधर CH3। अब ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री, इधर से पैसा आया, इधर से पैसा आया, अब 2 ही सोर्स रह गए, पहले 3 सोर्स थे, अब 2 ही सोर्स रह गए। तो ये कैसा है, 2 डिग्री, इसका प्लस आई लगेगा और इसका प्लस आई लगेगा। इसके बाद में CH2CH3, केवल एक जगह से प्लस आई लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री। अरे का ये जो 1 डिग्री रेडिकल है, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 कार्बन से। इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये ग्रुप 3 डिग्री है, टर्शियरी ग्रुप है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये 1 डिग्री ग्रुप है, प्राइमरी। इसके बाद में आएगा CT3, फिर आएगा CD3, फिर आएगा CH3, फिर आएगा T, फिर आएगा D और फिर आएगा H। ये क्या किया आपने, तो चलो एक बात समझते हैं। बॉन्ड लेंथ, ये जो CT बॉन्ड है, ये जो CD बॉन्ड है और ये जो CH बॉन्ड है, इनमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सर CH की होगी, आपने को पता ही ज्यादा है, क्यों? CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ऐसा क्यों है? अच्छा ये तो पता है क्या, वो ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन क्या होता है, वो 1H1, ये 1H2, ये 1H3, हाइड्रोजन के आइसोटॉप से 1H1, 1H2। अच्छा नीचे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज जो भी हो रहा है ऊपर हो रहा है, ऊपर 1 2 3। ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास, ऊपर होता है एटॉमिक मास। तो सबसे हैवी कौन है इनमें, ट्राइटियम 1H3। ये कार्बन, ये इसने इस ट्राइटियम से हाथ मिलाया, हेलो भाई सब संजय सिंघानिया, ठीक है, मूवी देखी होगी ना, वो कौन सी आई थी, गजनी, ठीक है। ये कार्बन इधर D से हाथ मिला रहा है और ये कार्बन इधर H से हाथ मिला रहा है। अपन सामने वाले से हाथ मिला के, और ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो अपन ने इससे हाथ मिलाया तो वाइब्रेट कर रहा, ठीक है, और फिर थोड़ी देर में अपन झटका मारने वाले हैं। तो जब झटका मारते हैं ना, तो जो हल्का होगा वो झटके से ज्यादा दूर चला जाएगा, जो थोड़ा हैवी होगा वो कम दूर जाएगा, और जो और हैवी होगा वो सबसे कम दूर जाएगा। तो वाइब्रेशन की एनर्जी की वजह से ट्राइटियम का मास सबसे ज्यादा था, तो ये सबसे कम दूर गया। ड्यूटेरियम का मास थोड़ा हल्का है, थोड़ा और दूर गया, और हाइड्रोजन इन तीनों में सबसे हल्का है, इसलिए हाइड्रोजन सबसे दूर चला जाता है, ठीक है। तो अब इन तीनों की En कार्बन से कम होती है, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। तो कौन ड्रैग करेगा, ड्रैग तो कार्बन करेगा, ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ज्यादा ये कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट कहां से कर पाएगा, ट्राइटियम से, क्योंकि ट्राइटियम क्या है, जस्ट बगल में है, ट्राइटियम की डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो पास होता है। अरे जब भी अपने को तकलीफ आएगी ना भाई, अपने सबसे पहले पड़ोसी काम आएगा, सर उसी से तो तकलीफ है, वो बात अलग है ना, तो फिर अड़ोसी काम आएगा, ठीक है। तो जो जितना नजदीक होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा लगाएगा वो। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ट्राइटियम का है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर H का। इसी वजह से CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा था, ये तीनों T बगल में ही है, तो प्लस आई प्लस आई प्लस आई। ड्यूटेरियम थोड़ा दूर चला गया, कम इलेक्ट्रॉन ले पाएगा उधर से, और हाइड्रोजन कम दे पाएगा। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट अपन कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है।
तो ये समझ आ गया कि आपको इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि टी ज़्यादा पास है। तो आप ये नोट कर लें बेटा। जल्दी नोट करो बेटा, मोमेंटम ही नहीं बिल्कुल यार। कर ले नोट। हो गया क्या नोट? ये है प्लस आई इफेक्ट। सेकंड लिखो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इसमें लिखें those group oblique atom which withdraw electron from carbon chain and make carbon chain electron deficient, make carbon chain electron deficient are known as minus I group. माइनस आई ग्रुप ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बोलेंगे इन्हें? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अरे बात समझ आ गई? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? ठीक है, जो कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो अपने को पता है ऑल कैटायन और
more en atom. ऑल कैटायन लिखो बस आप तो इसका ऑर्डर हो जाएगा NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर CHO, C डबल बॉन्ड O OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, और फिर एल्कीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल, और उतनी कम होती है बॉन्ड लेंथ। चलो अब अपन इन सब बातों का मीनिंग समझते हैं। अच्छा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? sp कार्बन, कार्बन sp, कार्बन sp2 और कार्बन sp3, इसकी 2.5, इसकी 2.75 और इसकी 3.25। चलो अब सामने देखते हैं। ये जो sp कार्बन है, तो मुस्कान आप मुझे एक बात बताओ, इस sp कार्बन में s परसेंटेज कितना है? 50%। इस वाले में 33%, इस वाले में 25%। देख, जैसे जैसे s परसेंटेज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास s आता है, फिर p, फिर d, फिर f। जैसे जैसे s परसेंटेज इंक्रीज होगा अपन न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो न्यूक्लियस इसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है ना, तो अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो s परसेंटेज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या परसेंटेज एस कैरेक्टर ये प्रोपोर्शनल होता है। sp में बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 में 120, sp3 में 109। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत पता होगा आपको। तो जब s परसेंटेज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है, और s परसेंटेज ज्यादा है तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह। तो आप देखो, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। इन तीनों, शुरू वाले जो तीनों एग्जांपल है, इन तीनों की En हाईएस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप एक बात और समझना, मेरे पास इधर एक कार्बन चेन है, इससे अटैच है NR, R,
R और इस पर है पॉजिटिव। एक कार्बन चेन है, इधर लगा है H H H और इधर लगा है पॉजिटिव। तो थोड़ा सा सोच के, अच्छा ये पीछे क्या लगे, एल्काइल ग्रुप लगे, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस साइन। अब ये भी ऊपर बताया मैंने, है ना, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, वो क्या है, सारे एल्काइल ग्रुप ही तो है, इसका प्लस साइन लगता है। तो बताओ किस, ये जो 2 नाइट्रोजन कैटायन है, हाँ आप लास्ट में खड़े हो बेटा, आप बताओगे इन दोनों नाइट्रोजन में ऐसा कौन सा नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की इच्छा ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है। सेकंड वाले की क्यों ज्यादा है, कौन किससे ड्रैग करेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो बताओ मुझे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, या तो कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या कार्बन चेन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो जो कार्बन चेन से अटैच है उस एटम को देखना है अपन को, किसको देखना है, जो कार्बन चेन से अटैच है। हाइड्रोजन तो बेचारा अटैच ही नहीं है। तो मुझे तो ये बताना है कि ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उधर से, देखो पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट तो करेगा, ये तो आप मानो मेरी बात। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो रखेगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रखेगा, अब बताओ मुझे। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना मानते हैं अपन, 0, मैंने अभी नोट करवाया है। कौन ज्यादा करेगा, फर्स्ट वाला ज्यादा करेगा, क्यों, दो जने हैं, दोनों बेचारे 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक को तो सुबह सुबह अगले दिन कहीं से नाश्ता मिल गया, फिर बारी आई लंच की, दूसरे ने नाश्ता नहीं किया। अब लंच में ज्यादा खाना कौन खाएगा, जिसने लंच किया, जिसने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, पता भाई, नहीं करा उसने। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस एल्काइल ग्रुप ने नाइट्रोजन को डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी वो और बढ़ गई, उतनी ही रही, या कम हो गई, कम हो गई ना थोड़ी सी। आता है कि तुम्हें समझ में, क्योंकि इधर से भी तो सप्लाई हो रही थोड़ी, थोड़ा बहुत उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहा हूं मैं भी, ठीक है। लेकिन इधर पीछे से एल्काइल ग्रुप सप्लाई कर तो रहा है और उधर से कोई सप्लाई नहीं कर रहा। तो फिर ये जो एल्काइल ग्रुप वाला नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा या कम विड्रॉ करेगा, कम विड्रॉ करेगा, ये वाला कम विड्रॉ करेगा। अरे ये ऑर्डर उल्टा लिख लेंगे था अपन ने, NR3 तो कम विड्रॉ करेगा ना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, मतलब एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, नाइट्रोजन को सप्लाई कर दे, यहां डेफिशिएंसी कम हो गई। अब डेफिशिएंसी कम होगी तो पीछे कार्बन चेन से भी विड्रॉ ये कम ही करेगा। तो इसे अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये सही ऑर्डर है, ये तुम्हारे आगे नहीं आएगा, जब तुम पढ़ोगे इस साल, अगले साल जब भी पढ़ोगे, ठीक है, तभी तुम्हें डाउट आएगा, तब तुम्हारा डाउट आएगा, है ना। क्या देखो डाउट क्या है, ये डाउट जो मैंने तुम्हें बताया, ये तो डाउट तुम्हारे आएगा जब तुम पढ़ोगे। अब ऐसा क्यों होता है मैं वो समझा रहा हूं कि यहां एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, फिर भी नाइट्रोजन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, फिर भी नाइट्रोजन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो मुझे एक बात बता भाई, क्या नाम आपका, हर्ष। हर्ष, साइज किसका ज्यादा है,
हाइड्रोजन का साइज ज्यादा है कि एल्काइल ग्रुप का साइज ज्यादा है? एल्काइल ग्रुप में लीस्ट एल्काइल ग्रुप होता है CH3, जिसमें 4 एटम होते हैं, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, है ना, लीस्ट। तो इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, एल्काइल ग्रुप का ही साइज बड़ा है। तो ये भी, बाकी ये तो लीस्ट की बात कर रहा हूं, और इसके अलावा कोई भी आया ना, इससे बड़ा ही आएगा। तो एल्काइल ग्रुप का साइज कैसा होता है? बल्कि। कैसा होता है? बल्कि। बल्कि साइज होने से यहां क्या, इनमें क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो जिस नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं उस वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और मोर बॉन्ड एंगल तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मोर बॉन्ड एंगल की वजह से, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पीछे कार्बन चेन को छोड़ेगा नहीं, वो वहां से ज्यादा विड्रॉ करेगा। आपको समझ में आई क्या मैंने क्या कहा? ये मैंने पहले इसलिए समझाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये NR3, तो जो मैं बता रहा था आपको, पहले दिमाग में वैसा डाउट आ सकता था कि सर ये प्लस आई लगा तो रहा है, इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, इधर से भी कम विड्रॉ करेगा। इसके साथ एक दूसरा फिनोमेना भी हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ने से EN बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन की EN बढ़ गई, EN बढ़ गई तो अब ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। क्लियर है? तो ये तो एक्सप्लेनेशन है, अपन को तो याद रखना है। यही सेम कहानी जो इसकी है ना बेटा, जो कहानी इसकी है वही सेम कहानी इसकी है, वही सेम कहानी इसकी। मैं इधर दिखा देता हूं आपको। ये कार्बन कार्बन कार्बन, इधर लग रहा है O, इधर लग रहा है R, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इधर कार्बन कार्बन कार्बन, इधर लग रहा है O, इधर लग रहा है H, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, बस यहां एक एल्काइल ग्रुप है और यहां एक हाइड्रोजन है। अब एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा तो ऑक्सीजन के पास पैसा पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो बेचारे कार्बन चेन से कम ड्रैग करेगा। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, होता उल्टा है। क्यों उल्टा होता है? एल्काइल ग्रुप के साइज की वजह से। एल्काइल ग्रुप का साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा दूर फैल जाएगा, तो बॉन्ड एंगल यहां बढ़ जाएगा। और अगर OR में बॉन्ड एंगल ज्यादा आया तो EN बढ़ जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन की EN बढ़ गई, EN बढ़ गई तो पीछे से विड्रॉ ज्यादा करेगा, है ना, ये कहानी है। बैठ जा बेटा। तो ओके, आप याद रखना NO2 का EN, NO2 का माइनस आई ज्यादा लगता है CN से, साइनाइड से। ये कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो ना भाई, हमें श्वेता, इस कार्बन की EN कितनी है? EN नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp। दो सिग्मा में sp होता है ना यार, मैं तो खुद बोल जाता हूं sp। इस कार्बन, sp कार्बन की EN मैंने लिखाई थी अभी 3.25, sp कार्बन की EN कितनी होती है? 3.25। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी EN 3.5 के अराउंड होती है, मतलब 3.4 के आसपास। sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से ज्यादा होती है। क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp2 इसकी ज्यादा होती है कार्बन sp से, ये आप याद रखना। चलो, तो याद करने पड़ेंगे मतलब ये ग्रुप सारे, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं।
कि पहले वो तीनों कैटायन आ गए, फिर यहां ये नाइट्रोजन आ गया डबल बॉन्ड वाला, मतलब sp2 वाला, फिर कार्बन है sp वाला, ये sp कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन कैसा है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, फिर अगला वाला कार्बन भी कैसा है sp2। अब आप देखो इन दोनों कार्बन में ये sp2 कार्बन है और पीछे कार्बन चेन है वो sp3 वाली होगी, sp2 की EN ज्यादा होती तो ये ज्यादा विड्रॉ करेंगे। सर ये वाला ज्यादा विड्रॉ क्यों कर रहा है एल्डिहाइड और एसिड कम क्यों विड्रॉ कर रहा है? एसिड कम विड्रॉ क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊं। देखो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग कर लेगा, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, ये बन गया भिखारी। और पीछे कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन से क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। सर 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 यहां भी तो ऐसा ही होगा सर। सर देखो ये विड्रॉ करेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, सर इस पर पॉजिटिव आएगा। अरे यहां तक तो ठीक है, पर यहां पॉजिटिव और पीछे पैसा ही पैसा। पीछे वाले ऑक्सीजन पे क्या रखे लोन पेयर, इधर भिखारी इधर पैसा। अरे आई क्या बात समझ में, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन दो दो लोन पेयर पड़े, तो ये क्या करेगा ये अपना लोन पेयर इसको सप्लाई कर देगा, सप्लाई। तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी थोड़ी सी ही कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो पीछे से विड्रॉ कम करेगा, इसलिए उसका माइनस आई कम है। अरे समझे क्या भाई, ठीक है चल। तो फिर यहां फ्लोरीन की इन तीनों में तो क्या है EN का ऑर्डर है, तो सारा का सारा EN का ऑर्डर। ऑक्सीजन OR, तो आप ये नोट कर लें बेटा, कर लिए क्या नोट? ये EN नोट कर लो कार्बन की और इनकी। नहीं करेंगे नोट? करो नोट करो भाई। अरे आप नोट कर रहे हो क्या बेटा? आप नोट कर रहे हो क्या? कैसे कर रहे हो? सामने तो देखो, तो ऐसे कैसे नोट कर रहे हो आप? हाँ अरे हो गया क्या नोट भाई? चलो इतना नोट हो गया सबका या नहीं हुआ? अरे बोलो भाई हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक, मतलब पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे मैं खुद ही समझ जाऊं कि हो गया नहीं हो गया। अब मेरी बात समझना, ये अपन ने ऑर्डर लिख लिए, अब अपन यहां डिफरेंट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी, अब अपन ये सब पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट नोट मत करना, मैं आपको ऐसे एक बात समझाता हूं, ठीक है। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। ये होती है Q/R। ये जो एनायन होता है ना, एनायन,
जैसे CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, ठीक है, इस तरह। एक F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। एक बात समझो बेटा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एनायन है एक ग्रुप के, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये आयन है एक ग्रुप के। ग्रुप में जो एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ग्रुप में जो एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, वो देखते हैं साइज से। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टेबल। और पीरियड में अपन एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं En से। हो सकता है मैंने पीरियोडिक टेबल में ये बातें बताई हो, है ना। तो नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है? मोर En पर। पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है? लेस En पर। नेगेटिव कहां स्टेबल होता है? मोर En पर। तो इन तीनों में ज्यादा En किसकी है? ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और sp3 कार्बन है, इसकी आ जाएगी 2.5। तो O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक पीरियड में एनायन की स्टेबिलिटी अपन En से देखते हैं, ग्रुप में अपन साइज से देखते हैं। ये मैं नेक्स्ट टर्म पे और डिस्कस कर दूंगा इसको। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा।